नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स में 1/4/2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से कौन से मेजर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे उसे देखा था। उसी का ये सेकेंड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम कुछ और मेजर अमेंडमेंट्स को देखेंगे। तो दोस्तों, ये अमेंडमेंट्स हर किसी के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला अमेंडमेंट है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2001 रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट। सेक्शन 55 जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट की बात करता है उसे अमेंड कर दिया गया है और उसमें जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 है इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकता जहां भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के रेट्स अवेलेबल है। पहले ऐसा होता था कि एसएससी को हायर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 ऑप्ट कर सकता था विच एवर इज मोर बेनिफिशियल फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स। तो उसे काफ़ी टैक्स बच जाता था क्योंकि लैंड में बिल्डिंग में जनरली फेयर मार्केट वैल्यू आपका ज़्यादा ही रहता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपका कॉस्ट ऑफ एसेट आपने परचेज किया था 1980 में 50,000 रुपीज़ के लिए एंड स्टैम्प ड्यूटी उसका 1/4/2001 को 2 लाख है एंड फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख है और इस प्रॉपर्टी को आप 50 लाख में बेचते हैं। तो अभी के लिए हम इंडेक्सेशन को इग्नोर कर देते हैं। अर्लियर सिनेरियो में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 लाख एंड इसे माइनस कीजिए 50 लाख में तो आपका कैपिटल गेन्स आ जाएगा 25 लाख। पर इस अमेंडमेंट के बाद आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा सिर्फ 2 लाख रुपए क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर होता है 2 लाख एंड आपका कैपिटल गेन सीधे 48 लाख पर पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका टैक्स आउटगो कितना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चेंज है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, एनपीएस एंड सुपरएन्युएशन फंड। इसमें रेस्ट्रिक्शन की गई है। पहले हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फंड के क्या टैक्स फ्री लिमिट्स है। तो अभी है एनपीएस 10% ऑफ द सैलरी बेसिक प्लस डीए, सुपरएन्युएशन फंड 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम एंड ईपीएफ में 12% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए। तो ये लिमिट्स तक का टैक्स फ्री रहता है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो, एंड ओवर एंड अबव ये लिमिट टैक्सेबल हो जाता है एम्प्लॉय के हाथ में। साथ ही इस पे जो इंटरेस्ट और एक्रीशन रहता है एंड जो इसका विड्रॉवल आप करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट था टैक्स से सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो इससे क्या हो रहा था कि जो हाई सैलरी अर्न कर रहे थे वो इसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे, अपना सैलरी ज्यादा से ज्यादा इन 3 फंड्स में ब्रेकअप करके ले रहे थे ताकि उनका टैक्सेबल इनकम कम हो एंड टैक्स आउटगो कम हो। तो इसी को रोकने के लिए अब ये अमेंडमेंट किया गया है कि टोटल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन EPF, NPS, superannuation fund, all 3 combined together will be tax free only up to 7.5 lakh rupees and इससे ज्यादा अगर कुछ एम्प्लॉयर देता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। साथ ही ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेबल है उसके पर्टेनिंग इंटरेस्ट एंड एक्रीशन अमाउंट भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इससे सीनियर लेवल सैलरीड एसएससीज का टैक्स आउटगो सब्सटेंशियली इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट चेंज है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट इंक्रीज्ड इन सर्टेन केसेस। तो प्रेजेंटली एसएससीज को उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होते हैं अंडर सेक्शन 44AB अगर उनका सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड होता है 1 करोड़ रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो इस लिमिट को 1 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा दी गई है उन एसएससीज के लिए जो ये 2 कंडीशंस फुलफिल करते हैं। पहला है कि एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट। यानी आपका ड्यूरिंग द ईयर जो भी अमाउंट रिसीव होता है, सेल्स हो या कोई भी इनकम के लिए हो, उसका 5% से ज़्यादा अमाउंट कैश में नहीं आना चाहिए। एंड सेकेंड,
Aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payment and during the year आपका जो भी परचेज के लिए एक्सपेंसेस के लिए आप पेमेंट करते हैं 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उन एसएससीज के लिए लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है चेंज ड्यू डेट्स फॉर टैक्स ऑडिट एंड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑडिट केसेस एक्सटेंडेड। तो प्रेजेंटली एक कंपनी या पर्सन जिसका टैक्स ऑडिट होता है या वर्किंग पार्टनर है ऐसे फर्म का जिसको टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है, उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 30 सितंबर तक। अब रिटर्न फाइलिंग डेट को 31 अक्टूबर कर दिया गया है एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट के 1 महीने के पहले आपको करना है। तो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट हो गया 31 अक्टूबर एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट हो गया 30 सितंबर। और एक चेंज की गई कि द टर्म वर्किंग हैज बीन ओमिटेड। तो वर्किंग पार्टनर के लिए आपको 30 सितंबर का टाइम मिलता था, तो अब ये वर्ड वर्किंग हटा दिया गया है। ये रिवाइज ड्यू डेट सब सभी पार्टनर्स ऑफ अ फर्म जिसका ऑडिट होता है उन्हें एप्लीकेबल होगा। तो इसमें वर्किंग नॉन वर्किंग का जो भेदभाव था वो हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये थे सारे अमेंडमेंट्स। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे अपडेट्स क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी यूजफुल अपडेट जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको ये अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सभी के साथ शेयर करना मत भूलिए, इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।